बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के बाद निगरान हुकूमत कायम हो चुकी है। लेकिन जैसे एक तवक्कुह थी कि निगरान हुकूमत की कायम होती ही फौरन जो है वो असम्बली के लिए आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में कोई ऐलान सामने नहीं आया है। इस तरह पंजाब में भी जो है कोई ऐलान नहीं हुआ है। निगरान हुकूमत का दावा है कि सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है कि इसमें जो इंतखाबात है वो पुरअमन तौर पर मुमकिन नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी ही ख़राब है या ये सिर्फ एक बहाना है। इसके साथ साथ पेशावर में पुलिस लाइन पे एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ, जिसमें कई जाने ज़ाया हुई। इस पे भी आज बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं आयशा बानो साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और जो तहलील शुदा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उनकी रुकन रह चुकी हैं। आयशा बानो साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। आयशा बानो साहिबा, पीटीआई की तरफ से मुसलसल ये एक मुतालबा किया जा रहा है कि जो असम्बली के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों में जो आम इंतखाबात है उनका ऐलान होना चाहिए। इस सिलसिले जी में सदर आरिफ अलवी साहब ने भी एक कल बात की है, परवेज खटक साहब ने भी एक लेटर लिखा है। तो ये पीटीआई जी की तरफ से ये मुतालबा, इस पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? देखें, ये क्या मतलब जोर क्यों दिया जा रहा है? आप खुद माशाल्लाह पाकिस्तान के रिहायशी हैं, आप पाकिस्तान की एक सिटीजन हैं। तो हम्म। आप अगर हालात को देखें तो जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, असेंबलीज देखें। एक तो पहले तो देखें, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हम लोगों ने जो फैसला किया असेंबली से निकलने का, वो क्यों किया। तो असेंबलीज के निकलने का जो हमारा पर्पस था वो यही था कि हम चाहते थे कि हम मैंडेट जो है वो अवाम से हासिल करें। वो अवाम से हम पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो आजकल आपका एक माशी बहरान पूरे मुल्क में फैला हुआ है, एक पॉलिटिकल केओस बना हुआ है, एक आपका फिर ऊपर से अभी जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई है। तो ऐसे हम्म। हालात में तो बेस्ट तरीका होता है कि आप पब्लिक के पास जाएं और आप पब्लिक से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। वो उनको अपना फैसला करने, 22 करोड़ अवाम है, वो अपना किस्मत का फैसला खुद करें। ना ये कि आप जाके बंद कमरों में और आप जाके खुद से प्लानिंग करके और रिजीम चेंज का जो एक जिस तरीके से वो हुआ। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड ये करना चाहिए। दूसरी बात जो है, वो सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि देखिए, कभी अगर आप आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो आइन है वो कहता है कि जी आपने सेक्शन आर्टिकल 104 और आर्टिकल 224 के तहत जो है, ये आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाता है कि जैसी असेंबली डिसॉल्व होती है तो आपको इलेक्शन 90 डेज के अंदर कराने पड़ते हैं। इसमें देखिए दो राहें कोई नहीं है। ये इसमें आपके पास कोई ठीक। सिलेक्ट एंड चूज आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो है, जो सही। आजकल आपने देखा है अच्छा। पीडीएम की जो टैक्टिक्स हैं जी। मैं असल में ये सवाल मैंने इस वजह से किया कि आइन में एक ये प्रोविजन भी है कि जब अगर बहुत ज्यादा माशी हालात खराब हो तो आप 1 साल के लिए जो है ना आप उसको डिले कर सकते हैं। और अच्छा, माशी मुआशी माशी हालात, बिल्कुल। अच्छा, मुझे मुआशी सवाल हालात करने दें। खराब ठीक है ठीक है, मैं तो सवाल आप पूरा कह करने दें। जी, जी। और दूसरी बात यह है कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी जो है ना इंतहाई खराब है। और आज के अखबारात में आपने देखा भी होगा कि तीन जो इदारे जी हैं, वजारत दिफा जी है, जी खजाना है और अदलिया, इन तीनों ने जो है ना ये जी। कहा है कि हम जो है ना ऐसी सूरत हाल में, जो जिस तरह की सूरत हाल है पंजाब और कीपी में, जो है ना इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। अच्छा, तो हमारा मेरा फिर आपसे ये सवाल है कि अगर हमारी मुआशी हालात इतने खराब हैं और इतने बुरे हैं, तो ये जो 65 लग्जरी गाड़ियां क्यों मंगवाई गई हैं? इसके लिए आपने इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया है, ऐसी चीजों पे आपने बैन लगा दिया है जिसपे आपके मुल्क में इंडस्ट्रीज, आपके मुल्क में आपकी बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, दुनिया जो आपके पंजाब में जितनी आपकी इंडस्ट्री है, केपी में जो आपकी इंडस्ट्री है, बाकी सूबे में जो आपकी इंडस्ट्री ठप कर गई है। वो क्यों ठप कर गई है? क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट पे बैन लगाया था। आप मुझे ये बताएं, अगर मुल्क में इतना बड़ा बहरान है कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, तो आप 65 लग्जरी गाड़ियां मंगवाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब आपका मुल्क में इतना बहरान है, तो अभी कल परसों आपका जो है 85 तक आपकी कैबिनेट पहुंच गई है। अब आप मुझे बताएं, 65 की जो 85 मेंबर्स की जो कैबिनेट बैठी हुई है,
तो वो क्या, आपको क्या लगता है कि वो नॉर्मल एमएनएस की तनख्वाहें और उनकी पर्क्स और प्रिविलेजेस नहीं होते होंगे एज अ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर? तो बात ये है कि ये जो बहाने हैं, हर दूसरे दिन आपका, आपके जो मिनिस्टर साहिबान हैं फेडरल के, आपके हर रोज हर दूसरे दिन जो है वो जहाज में बैठ के कभी अमेरिका जा रहे हैं और कभी लंदन जा रहे हैं और कभी कहाँ जा रहे हैं, और बाकी तो छोड़े, उनकी अपनी प्राइवेट पार्टी की मीटिंग्स के लिए वो जो है ना सरकारी जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं। डार को किसके जहाज में लेकर आएंगे, ये आपको पता है? तो बात यह है कि अच्छा। अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि माशी बहरान है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हमारी जेब हमें इजाजत नहीं देती है, तो फिर आप इन चीजों का बता दें। आपके पास 16 अरब डॉलर से ज्यादा का आपके पास रिजर्व्स थे फॉरेन एक्सचेंज के, आपके पास स्टेट बैंक में, वो आपका सारा उड़ गया है। अब आप मुझे बताएं कि फिर कहते हैं बहरान है। तो बहरान को इस तरीके से टैकल किया जाता है जिस तरीके से ये लोग टैकल कर रहे हैं। भाई ये जिस तरीके से ये इन जी लोगों ने एक इकोनॉमी का जिस तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया है, जिस तरीके से ये लोग पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जख्मी है भाई। आप जी। जाके किसी गरीब से पूछे जिसको दूसरे वक्त का खाना नहीं मिल रहा, उनको आप ये बताएं, वो थूक रहे हैं आजकल। जिसकी थोड़ी सी भी अप्रोच हो, जिसको थोड़ा सा भी मोबाइल यूज करना आता है, आजकल तो रेडे टांगे वाले के पास भी स्मार्टफोन है, उनको जी भी जी पता है बिल्कुल। कि 85 कैबिनेट पहुंच गई। ये कौन सा बहरान है रिफतुल्ला साहब? आप जी फिर जी किसी दिन पीटीएम से हमें बिल्कुल। बता के पता करके किस किस्म का ये बहरान है जो आपकी कैबिनेट है, जो फैली जा रही है एक किस्म की और रुक नहीं रही है। बिल्कुल, ये जो है ना आपका बड़ा वैलिड सवाल है, और ये कल से जो है ना बहुत सारे लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं कि आप अगर माशी हालात इस तरह हैं तो आप मुसलसल जो है ना अपने काबीना में जो है ना 5 मजीद जो है ना आपने वो एक और जो। सवाल, एक और बात जी जी। रिफतुल्ला साहब, यही 85 के जो इनके जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी तो बता दे ना। किसी दो की परफॉर्मेंस बता दे, एक की बता दे। एक इनका जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो इनका फिर रहा होता है, और एक इनका जो है ये डार साहब जो है वो टीवी पे नजर आते हैं। तीन इनके मिनिस्टर जो है उनकी शक्लें हमें नजर आती हैं, और तीनों की परफॉर्मेंस क्या, आप मुझे बताएं। आपने देखी आपकी फॉरेन पॉलिसी? आपने देखा है कि क्या किस किस्म की हमारी पाकिस्तान की जो है ना उनको वो वेलकम नहीं कर रहे हैं? जहां पे अभी पाकिस्तान में अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, उधर बुलाया नहीं गया पाकिस्तान को। तो बात यह है कि जिस किस्म की हमारी फॉरेन पॉलिसी जा रही है, जिस किस्म की पॉलिसियां ये फेडरल लेवल पे बन रही हैं, जिस किस्म के काम ये लोग कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये 85 में से किसी एक मिनिस्टर का कारनामा तो बता देना। अच्छा, देखें, ठीक है। अच्छा, ये जस्टिफाई हम करें ना। जी, जी, हम थोड़ा-सा मरकज़ की तरफ चले गए, हम अपने सूबे का गम जो है ना वो हम रोएँगे। असल में हम अपने सूबे की बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में हम जानते हैं, आपको भी मालूम है कि यहाँ पे पुलिस लाइन के ऊपर एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला हुआ, तकरीबन 84 के करीब पुलिस एहलकार उसमें शहीद हुए। तो आप समझते नहीं हैं कि हमारे सूबे में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल जो है ना वाक़ई वो खराब है? देखिए सुबह की, अच्छा रिफतुल्ला साहब, आप ये तो हमारी और आपकी लाइफ टाइम की बात है। आपको 2007 में याद है क्या वाकया हुआ था? दिसंबर जी। 27 दिसंबर को बीबी साहिबा शहीद हुई थी। आपके इलेक्शन कब हुए थे? 2008 फरवरी में। आपको ये पता है कि 2013 में क्या हुआ था? जब इलेक्शन के दरमियान 2013 के इलेक्शन में एएनपी के हमारे बहुत सीनियर लीडर, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो जी, शहीद जी, हुए थे, उनकी जी। जलसे में हुआ था। उसी 2018 2013 के इलेक्शन से पहले कितने रहनुमाओं को टारगेट किया गया था? इलेक्शन हुए? टाइम पे हुए? जी। तो ये जो बहाने हैं। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताएं कि नेशनल असेंबली की इलेक्शन कराने के लिए माहौल बिल्कुल साजगार है, उसके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं खराब, और प्रोविंशियल जो असेंबलीज के इलेक्शन है उनके लिए ये कहते हैं कि जी हमारे जनरल इलेक्शन कराने के लिए हालात खराब है। इसका ये तरीका नहीं होता है। आपका जी, जी। हमेशा एक तरीका होता है कि आप सेंसिटिव पोलिंग एजेंट्स आपके हमेशा होते हैं, चाहे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर जैसा भी हो, लेकिन सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन होते हैं, आप उनको मार्क कर देते हैं और उसके ऊपर स्पेशल सिक्योरिटी तैनात करते हैं। बाकी आपके 2007 के, 2013 के और 2018 के टाइम पे भी अगर आपको याद हो, हमारे हारून बिलोर साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उसी टाइम पीरियड में वो उनकी भी शहादत हुई थी। तो ये जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये बहाने ना बनाए, ये एक्सक्यूजेस ना बनाए कि हमारे मुल्क में जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और दूसरा ये है कि देखें, जो सबसे बड़ी खतरनाक सोच है रिफतुल्ला साहब, जिसका जी, जी। मुझे मैं चाहती हूँ कि ये सुने पीडीएम, और पीडीएम को ये सुनना चाहिए कि आप मुझे बताएं कि जनरली एक ताज्जुब, एक परसेप्शन क्या जा रहा है पब्लिक में कि क्यों हो रहे हैं ये धमाके आजकल?
और क्यों हो रहे हैं, और बार बार पीडीएम कह रही है कि इलेक्शन डिले करें, इलेक्शन डिले करें। क्या परसेप्शन जा रहा है लोगों के दिमाग में? आप मुझे बताएं क्या परसेप्शन जा रहा है। आप पब्लिक में उठते बैठते हैं, आप बताएं आपको हम्म। क्या लगता है कि पब्लिक क्या सोचती है। तो ये जो पब्लिक परसेप्शन है, ये बहुत खतरनाक है। तो ये आप भी पब्लिक की जो पब्लिक में सोच जाते है। हैं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप बताएं ना, ये क्यों मतलब लोग कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका? नहीं, मेरे को देखिए, अगर मैं अभी कोई भी कमेंट करूंगी तो फिर जो है ना, कल को उसके ऊपर वो बातें उठेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप खुद एक मीडिया, खुद एक सहाफी हैं, खुद आप, आपका चैनल है, तो आप जाके आप पब्लिक से इंटरव्यू करें और आप पब्लिक से पूछे कि आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है। सो द थिंग इज दैट ये जो पब्लिक परसेप्शन एक बन रही है कि ये हम्म। लोग जो है इलेक्शन को डिले कराने के चक्कर में है या जो भी है, तो ये एक गलत बात है। दूसरा, रिफतुल्ला साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जिस तरीके से धज्जियां उड़ी जा रही हैं पिछले 10 महीनों में, जिस तरीके से आईन को देखे, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए सबसे पहले कुरान शरीफ है, और कुरान शरीफ के बाद अगर कोई किताब हमारे लिए है तो वो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम हम्म। मानते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं रिसेंटली और पिछले ये 10 महीनों में, आप यकीन करें, शायद ये साल, 2, 3, 4, 6, लेकिन इसका पूछा जाएगा जरूर। ये ना सोचें कि ये आइन की अच्छा। धज्जियां उड़ाएंगे और कोई जी। पूछेगा नहीं। ये जी। हमारे, यही आपकी और हमारी जो आगे की हम्म। जनरेशन और हमारे बच्चे आने वाले हैं ना, वो यही पूछेंगे उनसे, और शायद हो सकता है कि हमारी लाइफ टाइम में उनसे पूछा जाए। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। ये तो वैसे तारीख जो है ना लिख रही है, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में हुआ वो भी सबको पता है। लेकिन मेरा सवाल जो है ना आपका इलेक्शन के कोई हवाले कोई से है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कहा। वायलेशन नहीं हुई। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती ना रिफतुल्ला साहब, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती ना, तो ये टीवी पे सारा दिन बाजा ना बजता कि तोशा खाना तो तोशा खाना। ठीक है ना। ये जो टीवी पे सारा दिन एक बाजा बजता है ना, कहते हैं मईशत खराब हो गई तो कहते हैं तोशा खाना, मईशत ये हो गई तो कहते हैं तोशा खाना, अच्छा जी ऐसे हो गया तो कहते हैं तोशा खाना। बात ये कि इनके पास कोई और पॉइंट है नहीं, और पॉइंट है नहीं, क्योंकि पीडीएम जो है इनको ये पता है। लेकिन जब ये हुकूमत में आए थे, पीडीएम क्यों घबरा रही है इलेक्शन कराने में? वो सिर्फ इसलिए घबरा रही है कि इनको ये पता है कि अगर हम लोगों ने अभी इलेक्शन कराया तो जो हालात इन्होंने मुल्क के बिगाड़ दिए हैं, जिस सोच के साथ ये हुकूमत में आए थे ना, कि उनको लगता था कि भाई हम आएंगे अपने केसेस वो करेंगे और जो चल रही है उसको ऐसे ही चलाएंगे, ऐसे नहीं है। इनकी प्रायोरिटी कुछ और थी, इनकी तो सोच ही कुछ और थी। ये तो आए हैं, ना मईशत को देख रहे हैं, ना इकोनॉमी को देख रहे थे, बल्कि लगे हुए थे जीडीपी ग्रोथ में। फेक लोगों को, जो इनके अपने ऑफिस के जो बेरर्स थे और अपनी जो इनके इकोनॉमिस्ट थे जो इनके दफ्तरों में बैठे हुए थे, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि जी आप जीडीपी ग्रोथ को नीचे करें। कभी क्या कर रहे अच्छा। हैं, कभी क्या कर रहे हैं। जी डार तो साहब अच्छा। जो है वो मैं मिर्जा ये इस्माइल साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जी 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 बात ये है। मैं ये इलेक्शन के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में है कि आपने बात की कि 2007 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है ना वो वाकया हुआ, तो तब भी इलेक्शन हुए, फिर 2013 और 18 में भी हालात खराब थे। तो 2013 से सूरत हाल उस तरह की नहीं है, इसमें शक नहीं है। लेकिन 2013 के इलेक्शन पे आज भी जो है ना बड़े सवालात उठाए जाते हैं, और एएनपी और पीपल्स पार्टी की तरफ से उठाए जाते हैं कि हमें जो है ना वो माइनस करने के लिए उस तरह की सूरत हाल बनाई गई। तो क्या अब जो जिस तरह की सूरत हाल जिस तरह भी है, जो भी है, लेकिन क्या सियासी जमातों की इनपुट इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए? अगर वो फैसला करते हैं सब मुतफिका, देखिए मेरी तो बात फिर सुने, इलेक्शन होने चाहिए। मेरी बात सुने। जी जी। 14, देखिए फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फिर साइड पे रख दें, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भूल जाएं, क्योंकि 14 पार्टियां जो अभी आपकी हैं, 13-14 पार्टियां हैं, वो तो उनको पता है कि कबाड़ा मुल्क का निकाल दिया है। उनको तो जो सीटें जीते हैं वो भी नहीं जीत मिलेंगी दोबारा से। वो तो इंशाल्लाह, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो इनको तो हम्म। ये सीटें नहीं मिलने वाली, क्योंकि लोग इनकी हकीकत जान चुके हैं, लोगों को पता है। तो आप ऐसे करें कि फिर 14 पार्टियां जिनको पता है कि मुल्क का हमने कबाड़ा कर दिया है, देखिए जो चीजें हम लोगों ने जो इंटरवेंशन लिए थे, देखिए ये गरीब जो है ना, गरीब बंदा, ये इसका इसकी क्या, आजकल अगर आप खुद अपने घर में लोगों को देखें ना, तो उनसे आप स्टार्ट ले लें। उनको ये समझ नहीं आ रही होती है कि जो आपके घर में आ रहे होते हैं, आपका स्टाफ होता है, आपके दफ्तर में है, आपके अपने ऑफिस में, आपके टीवी स्टूडियो में आप देखें, जो आपके काम करने वाले हैं, उनको एक टाइम से दूसरे टाइम खाने की पड़ी हुई है, एक टाइम से दूसरे टाइम उनकी सर्वाइवल की पड़ी हुई है, उनको ये समझ नहीं आ रही है। तो बात ये है कि जो पीडीएम का जो एक जिस सोच के साथ ये आए थे हुकूमत में, वो तो फेल हो गया। उनकी जितनी पॉलिसियां हैं वो पब्लिक, जो अवाम की उसके फेवर में नहीं है, वो भी पब्लिक को समझ आ गई है। और पीडीएम को भी बहुत अच्छी तरह इस बात की समझ है कि हम लोग जो है इसके बाद अगर हमारी सीटें गई, हम दोबारा नहीं आ सकते हैं।
वो इंश्योर करा रहे हैं कि जी किसी तरीके से हम -1 पे चले जाएं। -1 पे अभी आप कह रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां, जी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई धज्जी अगर पीटीआई की हुकूमत में हुई होती, मैं आपको ये अभी ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या लगता है तो वो घड़ी के पीछे पड़े रहते, वो फराह गोगी के पीछे पड़े रहते, उनकी हम्म बात नहीं होती है, यही दो चीजें इनके मुंह में आती हैं। तो बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो फिर पीएसएल क्यों हो रहा है? आपकी पीएसएल में तो आप लोगों को बुला रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि आई जी क्रिकेट मैच चल रहा है और पीएसएल में लोग हर एक चीज अच्छी है, तो फिर आप डिसाइड कर लेना कि किस तरफ जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है। डिसाइड तो आप खुद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करना तो उन्होंने जो है ना वो। लेकिन जिस रिफतुल्ला साहब, जिस अफसोस की हमें, जिस चीज पे हमें बहुत अफसोस होता है कि ये आपकी वाली बात कि ये चीजें सारी ऑन रिकॉर्ड रहेंगी, हम्म ये हिस्ट्री का हिस्सा रहेगा, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अल्लाह ना करे कभी भी वो उस लेवल के नहीं खराब जिस तरह 2013 में हम गुजार चुके हैं, जो हम 2007 में गुजार चुके हैं, जो उसके बाद गुजार चुके हैं। अच्छा आपकी लोअर लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हुए क्या? जी जी बिल्कुल। जो चीजें अच्छा हम गुजार चुके हैं। ये अब ये जो पेशावर में एक बड़ा जो है ना अफसोसनाक वाकया पेश आया, एक बहुत बड़ा सानेहा है कि जिसमें बिल्कुल। 84 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए, कई जो है ना जख्मी हैं, 100-200 के करीब। तो इस धमाके के बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, ये जो पिछली मतलब पीटीआई की हुकूमत थी, यानी महमूद खान साहब के दौर में, उससे तकरीबन जब अफगानिस्तान में हालात तब्दील हुए, वहां से खराब होना शुरू हुए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने उस पर गौर नहीं किया। आप क्या कहती हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे आप कुछ भी कहें ना, देखिए ये तो कभी अपनी गलती मानते नहीं है ना, ये हम्म पीडीएम जो है वो तो कभी अपनी गलती नहीं मानती है। भाई हमारी हुकूमत जब तक थी, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी इनकी हुकूमत है, आप इनसे पूछें कि ये क्यों हो रही है। नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे ज्यादा मुझे अफसोस होता है जिस बात का, वो ये होता है कि हमारी पुलिस और हमारी फौज, जिनको अपनी माएं और जिनको अपनी फैमिलीज, जिन्होंने जिनको भिजवाया हुआ है, वो बेशक मैं मानती हूँ कि हमारी फौज जो है वो हमारे हिफाजत के लिए और अपनी जानें कुर्बान की है, इसी पुलिस ने हमेशा से जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आई है, फ्रंट लाइन पे हमारी केपी की आवाम की और हिफाजत भी की है और सामने भी गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये ब्लास्ट और जिस तरीके से इनकी शहादतें हुई, तो आप मुझे बताएं कि बहुत बड़ी ज्यादती थी, क्योंकि इनकी माँ और उनकी उनके बच्चों ने और उनकी माओ ने और इनकी बहनों ने अपने बच्चे को इस तरह का शहीद होने के लिए नहीं भिजवाया था। देखिए, एक होता है जब आप इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, एक शहादत होती है, और एक इस किस्म की होती है। तो देखिए, ये हमारी फौजी और हमारे फौज जवान जो है और हमारी पुलिस जो है, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट लाइन पे रहती है। लेकिन जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ था, हम लोग तो इसको कंडेम करते हैं, और पीटीआई तो आपने देखा भी कि हम लोगों ने अमन मार्च भी इसलिए किया, कोई पीटीआई का झंडा उसमें आपको नजर नहीं आया होगा। और किस लिए किया था? और इसलिए किया था कि हम अपने सूबे में अमन चाहते हैं, क्योंकि हम्म पहले जो एक डैमेज और एक नुकसान गुजार चुके हैं, जिसमें 400 ड्रोन अटैक हुए हैं, 400 ड्रोन में आपको क्या लगता है कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ था? 80,000 सिविलियन मरे हैं। 80,000 मुंह पे कहा जाता है रफतुल्ला साहब, 80,000 सिविलियन। और इसी जी जी तरह बिल्कुल। आपको, मुझे अब एग्जैक्ट कोट मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन जो हमने किताबों में या फिर उसमें न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो 6,000 से 10,000 तक हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। हम्म बात यह है कि वो जो दौर हम गुजार चुके हैं, वो दौर तो किसी सूरत जो है केपी के लोग जो है और गुजारने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने जब ये बात की। नहीं, लेकिन इस सूबे में तो आप लोगों की हुकूमत थी ना। तो मतलब हम ये लोगों का ये इसमें ये जो लोग उठने शुरू हुए, ये भी आप लोगों की हुकूमत में हुआ। ये क्यों उठने शुरू हुए? उसकी वजह यही थी कि आप लोग जो है ना देखिए, उस पर मैं कोई आपको एक बात ही बात नहीं करते बताऊं, थे। देखिए रिजीम रिजीम चेंज, बहुत सारी चीजें जो है वो रिजीम चेंज के साथ ही, वैसे अगर आप देखें ना, तो वो शायद अगर आप उसको ट्रैक बैक करें, तो वो रिजीम चेंज के टाइम पे ही कुछ चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो अब आई डोंट नो कि मैं इस चीज पे उस वक्त, अब इस ऐसे हालात हैं कि मैं इस पे कमेंट करूं, लेकिन अगर आप टाइम पीरियड और वो देखें, तो ये रजीम चेंज के साथ बहुत सारी चीजें जो हैं वो बंधी हुई हैं, लेकिन इट इज टू अर्ली टू से कि भाई एग्जैक्टली किसके ऊपर ब्लेम आना चाहिए। लेकिन ये है कि जो सूबे के अंदर की सिक्योरिटी है, वो तो पुलिस वगैरह सारा कुछ वो करती है, और अगर जी, खुदा ना खास्ता कहीं बॉर्डर से उस साइड पे अगर कोई चीज वो हो रही है, इन्फिल्ट्रेट हो रही है, तो उसकी जवाब तो आपको कि कोई और ही देगा, हम मैं तो आपको नहीं दे सकती इस बात पे जवाब। हमारे पास वक्त की कमी है। आयशा बानो साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नादरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है।
इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।